नमस्कार, डीजी स्टडी पे आपका स्वागत है। यहाँ हम कक्षा 6 में हिंदी मीडियम में जो सामाजिक विज्ञान का सामयिक मूल्यांकन कसौटी गुजरात बोर्ड द्वारा लिया गया है उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न नंबर 1 है वो हमें दिया गया है कि नीचे दिए गए विभाग अ की विगत को विभाग ब के विगत के साथ योग्य रूप से हमें जोड़ी मिलाना है। तो सबसे पहले हमारा पहला नंबर का जो सवाल है वो ऐसा कहा गया है कि इंडिका। तो देखिए इंडिका जो है वो मेगाथन के साथ रिलेटेड है। उसी प्रकार से जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो किसके नाम पर किया गया था? तो देखिए उसको बनवाया था शेरशाह सूरी ने। उसी तरह से जो हमारा सुदर्शन तालाब है, सुदर्शन तालाब का निर्माण करवाया था पुष्यगुप्त ने। उसी प्रकार से जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है वो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी चाणक्य ने। और मुद्रा राक्षस जो है वो कहाँ से किसने लिखा था? तो देखिए याद रखिएगा कि जो मुद्रा राक्षस है उसकी रचना की थी विशाख दत्त ने। इस प्रकार से इसका आप सॉल्यूशन है जिसे आप हमारे वीडियो को पॉज करके इसका आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। उसी प्रकार से जो प्रश्न नंबर 2 है जिसका हम सॉल्यूशन आगे देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य को शासन हेतु कितने विभागों में बांटा गया था और कौन कौन से थे, उसका सॉल्यूशन हम आगे देखते हैं। उसी प्रकार से सम्राट अशोक ने गौतम बुद्ध को किन किन सिद्धांतों का प्रचार पर बल दिया था उसको भी हम सॉल्यूशन आगे देखेंगे। उसी प्रकार से जो प्रश्न नंबर 3 है जिसका सॉल्यूशन हम इधर ही देखेंगे। यहाँ पर हमें पहले नंबर का सवाल इस प्रकार से दिया है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो याद रखिएगा कि अशोक ने अपने पुत्र को सिलोन में भेजा था जिसे हम वर्तमान के रूप में श्रीलंका कहते हैं। उसी प्रकार से सम्राट अशोक ने अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो याद रखिएगा कि अशोक के जो अधिकांश अभिलेख थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। उसी प्रकार से मौर्य युग के दरमियान कृषि विभाग के अधिकारियों के प्रमुख को किस नाम से पहचाना जाता था? तो याद रखिएगा उसको हम लोग सीता अध्यक्ष के नाम से पहचाना जाता था। उसी प्रकार से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन काल के विषय में और चाणक्य के योगदान के बारे में हमें कुछ वाक्य लिखने हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। उसी प्रकार से हमें अगला सवाल था प्रश्न नंबर 4 में कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करना है। तो जो कि जूनागढ़ में गिरनार पर्वत का निर्माण खाली जगह प्रकार का जो पर्वत है वो हम कह सकते हैं। तो देखिए जो गिरनार पर्वत है वो ज्वालामुखी प्रकार के पर्वत का कह सकते हैं। उसी प्रकार से दो जल क्षेत्रों को जोड़ती हुई पतली जल पट्टी को खाली जगह कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जब दो जल क्षेत्रों को जोड़ती हुई पतली जो जल क्षेत्र होती है उसे हम लोग नहर कहते हैं। कुछ हमारे प्रसिद्ध नहरों के बारे में बात करें तो हमारा जो सीवेज नहर है वो भी हम उसको बात कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम पनामा नहर है उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। उसी प्रकार से महाराष्ट्र में लावे का पठार खाली जगह प्रकार का पठार है। तो याद रखिएगा कि महाराष्ट्र का जो पठार है वो खंडीय प्रकार का पठार आया हुआ है। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4 में हमें कुछ 2 सवाल दिए गए हैं कि द्वीप अर्थात क्या और खाड़ी अर्थात क्या, उसके बारे में भी हम सॉल्यूशन देखेंगे जो हम इसके सॉल्यूशन हम आगे देखेंगे। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 5 हमें दिया गया है कि पर्वत अर्थात क्या और उसके हमें प्रकार बताने हैं। तो पर्वतों के प्रकार भी हम आगे देखेंगे और मैदानों का महत्व को बताइए उसके बारे में भी हम आगे सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 में हमें मौर्य काल के शासन हेतु उसे कितने विभागों में बांटा गया था और कौन कौन से विभाग थे उसके बारे में बातें करते हैं। तो देखिए मौर्य साम्राज्य को शासन हेतु कुछ 3 विभागों में बांटा गया था। एक तो था हमारा केंद्रीय विभाग, दूसरा था हमारा प्रांतीय विभाग और तीसरा था हमारा प्रादेशिक विभाग। इस प्रकार से मौर्य काल में शासन हेतु 3 विभाग में बांटा गया था। उसी प्रकार से सम्राट अशोक ने गौतम बुद्ध के प्रेम, दया, करुणा, प्रेम, अहिंसा, अनुकंपा और सदाचार जैसे विचारों का प्रचार और प्रसार करवाया था। उसी प्रकार से हम लोग प्रश्न नंबर 3 का ब देखते हैं जिसमें हमें सवाल किया गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन काल में चाणक्य के योगदान के बारे में हमें कुछ लिखना था। तो देखिए याद रखिएगा कि चाणक्य के मार्गदर्शन से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने ईस्वी सन 321 में नंद वंश के जो अंतिम शासक थे जो धनानंदन थे उन्हें धनावंत को हराकर मगध की गद्दी पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त ने जो मौर्य वंश की स्थापना की थी उसमें चाणक्य का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। चंद्रगुप्त ने उनकी वीरता तथा चाणक्य की राजनीति के मार्गदर्शन से भारत के अधिकांश भाग में मौर्य वंश की सत्ता को स्थापित किया था। अब मौर्य वंश की सत्ता कहाँ कहाँ तक स्थापित हो चुकी थी उसके बारे में बात करें तो देखिए मौर्य वंश का जो शासन था उत्तर में अफगानिस्तान, पेशावर, कंदाहार से लेकर के पूर्व में बंगाल तक उनका पूरा का पूरा शासन रहा हुआ
था। उसी प्रकार से बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 ब की। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 ब में हमें पहला नंबर का सवाल कुछ इस प्रकार से था कि द्वीप अर्थात क्या, उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए चारों दिशाओं से जो भी भूमि विस्तार जल से घिरा हुआ होता है उसे हम लोग कहते हैं टापू, जिसे हम लोग हमारे देश में बहुत प्रकार के इस प्रकार के जल विस्तार द्वीप और टापू आए हुए हैं, जिसमें हम बात करें तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप प्रमुख द्वीप और टापू है। उसी प्रकार से हम दूसरे नंबर की बात करें तो खाड़ी किसे कहते हैं। तो देखिए 3 दिशाओं में भूमि हो और एक दिशा में जल हो तो ऐसे जल विस्तार को हम कहते हैं खाड़ी। तो इस प्रकार से हमें खाड़ी का भी याद रखना है। आप हमारे इस वीडियो के सॉल्यूशन को वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उसी प्रकार से जो प्रश्न नंबर 5 ब है उसमें पहले नंबर का हमारा सवाल था कि पर्वत अर्थात क्या और उसके मुख्य प्रकार बताइए। तो देखिए कि पर्वत अर्थात ऐसा भूमि भाग जो समुद्र की सतह से 900 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हो और जिसका भूतल ऊंची नीची ढलान वाला हो तथा शीर्ष भाग संकरी शिखर के रूप में ऊपर उभरा हुआ होता हो, उसे हम लोग एक पर्वत के रूप में जानते हैं। अब पर्वत के निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वत के हम 4 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। पहला पर्वत होता है गेड़ पर्वत, दूसरा पर्वत होता है खंडीय पर्वत, तीसरा पर्वत होता है ज्वालामुखी पर्वत और जो चौथा प्रकार का पर्वत होता है जिसे हम लोग अवशिष्ट पर्वत के रूप में जानते हैं। उसी प्रकार से हम बात करें कि मैदानों का महत्व हमें बताना है। तो देखिए जो उपजाऊ मैदान होता है वो मनुष्य की वस्ती वसाहत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनुकूल माना जाता है। देखिए जहाँ पर खेती व्यापार उद्योग जैसे आर्थिक प्रवृत्तियाँ बहुत ही आसानी से विकसित होती है और यहाँ के जो मैदान है, मैदान के जो प्रदेश है वो बहुत ही उपजाऊ होते हैं। उसी प्रकार से बात करते हैं तो सपाट भूपुष्ठ के कारण मैदानों के संकरे मार्ग और रेल मार्ग का भी विकास बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है और मैदानी जो विस्तार हुआ है वहाँ पर बहुत ही घनी आबादी का भी विस्तार हुआ है, जिसकी हम बात करते हैं वाराणसी जैसे कि बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिसका बहुत ही अच्छी तरह से विकास हुआ है। उसी प्रकार से उपजाऊ जमीन मुख्य रूप से खेती के उत्पादों के लिए उपयोगी है और अधिकांश कृषि उद्योगों का कच्चा माल पूर्ण कर देता है। इसी प्रकार से ये हमारा सॉल्यूशन आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू।